Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss chapter number 2. The name is Microeconomic Tools for Health Economics. So in this chapter we are going to discuss scarcity and the production's possibility frontier, practice with supply and demand, consumer theory, ideas behind the demand curve, individual and market demands, elasticities, production and market supply, the firm supply curve under perfect competitions. All topics are very important. The first topic is scarcity and production possibility frontier. So let us see its definition. The production possibility frontier PPF is generated because of law of scarcity. The production possibility frontier represents the point at which a country economy is most efficient producing its goods and services and therefore allocating its resources in the best way possible. सबसे पहले ये कि जो ये PPF है पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये कैसे जनरेट हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सिक्रिसिटी. लॉ ऑफ सिक्रिसिटी क्या है? ये बताता है आपको कि आपकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज आर लिमिटेड. या इसको दूसरे अंदाज में इस तरह देख लें कि द थिंग्स यू आर डिज़ायर्ड आर लिमिटेड अवेलेबल इन द मार्केट. जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो मार्केट में कम अवेलेबल हैं. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सिक्रिसिटी. अच्छा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये कहता है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और सर्विसेज को, और अपनी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो एलोकेट भी कर रही है और यूटिलाइज भी कर रही है. अब लॉ ऑफ सिक्रिसिटी का मैंने आपको बता दिया. एफिशिएंट किसे कहते हैं, एफिशिएंसी किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब आप क्या करते हैं कि अपनी इनपुट को मिनिमाइज़ करते हैं और अपने आउटपुट को, अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो दैट समवन कैन से कि यू आर एफिशिएंटली वर्किंग देयर. जिस तरह आप कम टाइम में अगर अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में लेंगे और आपका CGP बहुत अच्छा बन जाएगा, तो आपने क्या किया कि आपने एफिशिएंटली अपनी स्टडीज़ को पूरा किया. और इफ़ेक्टिवनेस किसे कहते हैं? इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपने टारगेट को अचीव किया. जैसे इसकी एग्जाम्पल ले लें कि एक सेल्स या मार्केटिंग का शख्स है, वो अगर हम उसे कहें कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अगर एक दिन में कहा जा रहा है कि वो 100 लोगों से कांटेक्ट करे, तो वो 100 लोगों से कांटेक्ट कर रहा है. अब ये कि 100 लोगों में से कितने लोग उसको क्या रिस्पांस देते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है या अपने क्लाइंट्स को जो है सेटिस्फाई कर पाता है. जबकि एफिशिएंसी जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि कम टाइम में कितनी क्वालिटी के साथ आपने अपना काम को मुकम्मल कर लिया. यानी कि अगर उसने एक दिन के अंदर 50 लोगों को कॉल की, तो 50 के 50 लोगों ने ही उसको रिस्पांस दिया और उसने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल कर दिया. तो हम कहेंगे कि उसने एफिशिएंटली अपना काम मुकम्मल किया. अब प्रैक्टिस विद सप्लाई एंड डिमांड हम देख लें. देखें, सप्लाई किसे कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल, जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो अवेलेबल है. और डिमांड रेफर्स टू हाउ मैनी पीपल वांट्स दीज गुड्स, कि कितने लोग उस गुड्स को, उन चीज़ों को चाहते हैं हासिल करना. अब क्या होता है कि जब सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ती है तो उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, और जब प्राइस डाउन होती है तो डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की बढ़ सकती है, क्योंकि अक्सर लोग प्राइस के कम होने पर जो है वो चीज़ों को ख़रीद लेते हैं. एज अ रिजल्ट प्राइसेस विल राइज एज लॉन्ग एज पीपल बाय लेस एट हाई प्राइस. जैसे कि बता रहा है कि जैसे प्राइस ज़्यादा होंगी, लोगों की जो डिमांड होगी या बाइंग होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ आ जाएगी. सप्लाई शिफ्टर्स क्या होते हैं? चेंज इन सप्लाई शिफ्टर causes a change in supply. Supply shifter include prices of factors of productions, returns from alternate activities, technology, seller expectations, natural events and the number of sellers. सप्लाई शिफ्टर्स उसे कहते हैं जो आपकी सप्लाई को चेंज करने का सबब बन जाते हैं, जिसमें आपके फैक्टर प्रोडक्शंस की प्राइसेस का इंक्रीज़ करना, ये जो है या डिक्रीज़ करना, वो सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. ठीक है, आपके पास अल्टरनेट का मौजूद ना होना, टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई शिफ्ट हो सकती है. कोई नेचुरल इवेंट, डिज़ास्टर्स वगैरह वहाँ पर आ जाएं, मुसलसल बारिशें होना शुरू हो जाएं, तो उस वजह से भी आपकी जो सप्लाई में चेंज आ सकता है. और ये सेलर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएं. कोई नया
नई चीज़ों की नई वैरायटीज़ नई इन्वेंशन सामने आना शुरू हो जाए तो इससे भी सप्लाई शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। कंज्यूमर थ्योरी आइडियाज़ बिहाइंड द डिमांड कर्व। इसमें कंज्यूमर थ्योरी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल डिसाइड टू स्पेंड देयर मनी बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, कि कैसे आप आपके अपने लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए कि आप अपने पैसों को यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपने प्रेफरेंसेस को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी शोज हाउ इंडिविजुअल मेक चॉइसेस, कैसे आप चॉइसेस करते हैं सब्जेक्ट टू हाउ मच इनकम दे हैव अवेलेबल टू स्पेंड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना आपके पास इनकम मौजूद है और प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, इन सब को सामने रखते हुए आप प्रेफरेंसेस सेट करते हैं और सब प्रेफरेंसेस सेट करते हुए आप क्या करते हैं कि वो डिसीजन करते हैं कि कौन सा बेस्ट आपको चाहिए। इसमें यूटिलिटी कहते हैं अफादियत को। मिसाल के तौर पर आपकी किसी भी चीज़ की जो पहला यूनिट का इस्तेमाल है वो आपकी अफादियत के लेवल को कहाँ पर रख लेकर जाता है और दूसरा आपकी अफादियत को बढ़ाता है या कम करता है, इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और जो पहला पानी का गिलास आपको मिलेगा उसमें आपकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी, उसके बाद सेकंड में उससे कम होगी, थर्ड में उससे कम होना शुरू हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को, किसी भी प्रोडक्ट से जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके दूसरे यूनिट को इस्तेमाल करने से कितनी ज़्यादा आपकी ये एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व कहते हैं हम किसी ग्राफ के ऊपर वो कर्व होती है जहाँ पर दो सेम कम्युनिटीज़ जो सेम टेस्ट के साथ या सेम नेचर के साथ वहाँ पर मौजूद होती हैं, जो इक्वली सेटिस्फेक्शन देती हैं कस्टमर या कंज्यूमर को, तो हम कहते हैं कि ये इसकी कर्व जो इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो है ग्राफिकली इंडिफरेंस कर्व है कि ये दोनों कम्युनिटीज़ में से जो भी वो कंज्यूमर यूज़ करेगा उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बजट लिमिटेशन या बजट कंसंट्रेंट किसे कहते हैं कि चेंजेस इन बजट कंसंट्रेंट ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस और इनकम। आपके बजट में जो भी चेंज आता है वो प्राइस और इनकम की वजह से, मिसाल के तौर पर आपका एक बजट था 50,000 का, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, आपकी इनकम या कम हो गई, तो इससे आपके बजट लिमिटेशंस पर फ़र्क पड़ता है। या तो आपको बजट बढ़ जाएगा या बजट कम हो जाएगा, या प्राइसेस चीज़ों की बढ़ने से आप जो है वो चीज़ें कम ख़रीदना शुरू कर देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन गिवन अ बजट कंसंट्रेट द कंज्यूमर विल वांट टू बी ऑन द हाईएस्ट अटेनेबल। ये वो लेवल होता है जहाँ अपने बजट में रहते हुए, बजट लिमिटेशंस में रहते हुए कंज्यूमर क्या कहता है कि वो हाईएस्ट अटेनेबल हाईएस्ट जो सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अगर इस तरह समझें कि ये इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएबल सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। मोस्ट कॉमनली दिस सेंसिटिविटी इज़ अ चेंज इन प्राइस रिलेटिव टू चेंजेस in other factors. In business and economics, elasticity refers to the degree to which individual, consumer and producer change their demand or the amount supplied in response to price as income changes. It is predominantly used to assess the change in consumer demand as a result of a change in a good or services price. Example, increasing elasticity demand creates bigger reductions in smoking but at the cost of decreasing tax revenue. इलास्टिसिटी क्या है कि एक वेरिएबल में चेंज आता है दूसरे वेरिएबल के में चेंज आने की वजह से। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई तो क्या हुआ कि लोगों की डिमांड बढ़ गई, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो उसकी प्राइस डाउन हो गई। तो ये क्या है, किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर फ़र्क पड़ रहा है। आपकी इनकम या प्राइसेस के कम या ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि आपकी प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो रही है। आपकी इनकम बढ़ने से आप ज़्यादा ख़रीद पा रहे हैं, आपकी इनकम कम होने से वो आप उसको कम ख़रीद पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा की इलास्टिसिटी क्या है, बेसिकली मेजर ऑफ वेरिएबल सेंसिटिविटी है जो चेंज आती है दूसरे वेरिएबल्स की वजह से। इसमें क्या कहता है कि ये इलास्टिसिटी रेफर्स टू डिग्री टू विच इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर चेंज देयर डिमांड। ये वो डिग्री होती है जिस पर उनकी डिमांड, मैंने जैसे आपको बताया कि सप्लाई एंड डिमांड की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है।
सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो वो प्राइसेस भी डाउन हो रही हैं किसी भी चीज़ की। तो ये कहता है अगर इलास्टिक इंक्रीजिंग इलास्टिक डिमांड, अगर इलास्टिक डिमांड जो है इंक्रीज करती है, वो एक स्मोकिंग में मिसल की उसने एग्जांपल दी है, वो उसमें कमी तो ले आएगी लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू से जनरेट हो रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा। यानी कि एक तरफ से आपकी उसकी डिमांड कम हो रही है और दूसरी तरफ से उसकी रेवेन्यू भी कम हो रही है। प्रोडक्शन एंड मार्केट सप्लाई, the product function shows that the maximum sustainable output that can be obtained from all of the various combination of input with existing technology। ये प्रोडक्ट फंक्शंस बताता है कि मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट आप कैसे हासिल करते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन हासिल हो सकती है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट से और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, इसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपके पास जितने भी आउटपुट हैं और टेक्नोलॉजी है उनकी कम्बिनेशन से कितनी आप सस्टेनेबल आउटपुट हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन फंक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी क्या है, डायरेक्टली रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग प्राइसेस। डिमिनिशिंग प्राइस का मतलब है फॉल इन द प्राइसेस एज द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेज एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज। क्या उसका कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा और उसकी क्या होगा, यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, पानी का पहले गिलास में यूटिलिटी ज़्यादा थी, दूसरी में कम हो गई, तीसरी में और कम हो गई। कंज्यूमर आर विलिंग टू पे स्मॉलर डॉलर अमाउंट फॉर मोर ऑफ द प्रोडक्ट। जब वो आप जाहिर बात है उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ने लगा, यूटिलिटी कम होने लगी, तो उसका जो कंज्यूमर होगा वो बहुत कम ही अमाउंट पे करेगा उसकी और प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो सेम सेटिस्फेक्शन उसको देगी। जैसे देखिए ये वैक्यूम क्लीनर की उसने एग्जांपल दी है। अज्यूम एन इंडिविजुअल पेज $100 फॉर अ वैक्यूम क्लीनर बिकॉज ही हैज लिटिल वैल्यू फॉर द सेकंड वैक्यूम क्लीनर। उसने पहले वैक्यूम क्लीनर के लिए तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, उसकी नीड ज़्यादा थी, उसने 100 पे कर दिया, लेकिन सेकंड के लिए वो जो है वो विलिंग नहीं है कि उसको ज़्यादा पे करे। द सेम इंडिविजुअल इज विलिंग टू पे ओनली $20 फॉर द सेकंड वैक्यूम क्लीनर। सिर्फ $20 को ज़्यादा उसको देना चाहता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स कंपनी प्राइसिंग। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कंपनी के प्राइसेस पे, बिकॉज द प्राइस चेंज चार्ज्ड फॉर एन आइटम्स मस्ट correspond टू द कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी एंड विलिंगनेस टू कंज्यूम और यूटिलाइज द गुड्स। याद रखें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कंपनी की प्राइसिंग से, कि जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है एक आइटम की वो क्रॉसपॉन्ड होती है कंज्यूमर की मार्जिन यूटिलिटी के साथ, कि उसको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। अगर एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मार्जिन यूटिलिटी बढ़ेगी तो पे करेगा और अगर नहीं बढ़ेगी तो वो नहीं पे करेगा। विलिंग टू कंज्यूम और यूटिलाइज द गुड्स, ठीक है, वो उसके मुताबिक ही उस चीज़ को बाय करेगा या परचेज या नहीं करेगा। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल रेफर्स टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट एंड अराइज फ्रॉम इंक्रीज टोटल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे आप जो है अपनी कॉस्ट को कम करते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्जर फैक्ट्री विल प्रोड्यूस पावर हैंड टूल्स एट अ लोअर यूनिट प्राइस एंड लार्जर मेडिकल सिस्टम विल रिड्यूस कॉस्ट पर मेडिकल प्रोसीजर। एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कम ज़्यादा तादाद में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगी तो कॉस्ट कम आएगी, और जब कॉस्ट कम आएगी तो उसके मुताबिक उसकी प्राइस की स्ट्रेटजी बनेगी। जिस तरह उसने एक मिसाल दी है ये पावर हैंड टूल्स की और मेडिकल सिस्टम, लार्जर मेडिकल सिस्टम्स की, अगर इसको ज़्यादा तादाद में बनाकर मार्केट में लेकर आएगी तो उसका पर यूनिट प्राइस कम होगा। एज़ कम्पेयर एक छोटी कंपनी है, जब वो उसको तैयार करेगी तो उसकी यूनिट कॉस्ट उसके ज़्यादा आएगी, क्योंकि देखेंगे जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, जो उसकी सोर्सिंग, जो बाकी तमाम चीज़ें जो उससे प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, वो जब ज़्यादा तादाद में होगी तो वो क्या होगा कि उसकी कॉस्ट जो है ना वो पर यूनिट कम होगी, और अगर वो कम तादाद में लेगा तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होगी। जब कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और मार्केट में भी आपको आपकी सेल्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है आपका कंपटीटर अगर आपको ज़्यादा तादाद में मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा ज़्यादा सेल के साथ, और आपकी जो है वो सेल इसलिए से कम होगी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की जब कास्ट ही ज़्यादा आई थी तो अपने प्राइस, वो जब अपना प्रॉफिट उसके ऊपर लगाकर मार्केट में लॉन्च किया तो आपकी प्राइस ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की डिमांड कम हो गई, और फिर क्या हुआ कि आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिल सका और सेल्स भी आपकी कम हो गई। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? मार्केट इन विच बायर एंड सेलर्स आर सोनोमेरियस। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि जिसमें बायर और सेलर बहुत ज़्यादा तादाद में हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, मोनोपोली ना हो वहाँ पर, ठीक है ना, और जो है मार्केट प्राइस जो है वो अंडर कंट्रोल हो, तो उसको हम कहते हैं मार्केट
परफेक्ट कंपटीशन है। इमेजिन कि आपकी ये शॉपिंग एट योर लोकल फार्मर से आप परचेज करते हैं मार्केट से, उसमें देर आर न्यूमरियस फार्मर्स सेलिंग द सेम फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द प्राइसेस फॉर द गुड्स। तो आप सोच रहे हैं कि अगर आप लोकल फार्मर मार्केट में जाते हैं, आप प्रोडक्ट ये फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, हर्ब्स के लिए, तो वहाँ पर आप इजीली अपनी मर्ज़ी के प्राइसेस पर वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अगर मोनोपोली होगी, अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी और वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होंगे सेलिंग के लिए, कंपटीशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस पर चीज़ों को बाय कर सकें। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का एक साइन है कि वहाँ पर बहुत सारे बायर एंड सेलर्स इकट्ठे होते हैं, मोनोपोली नहीं होती, वहाँ पर प्राइस अंडर कंट्रोल होती है, और फिर वहाँ पर आप जो है अपने एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर रहते हुए आप उनको बाय कर लेते हैं। तो ये हमारा दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक और अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।